रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 31। उसने धीरे से बोला, हाँ ऋषभ, हमेशा के लिए। ऋषभ के चेहरे पर एक ह्यूज स्माइल थी। उसने रिंग उसकी उंगली में पहना दी और खुद को शर्माकर एक ऑकवर्ड हग देते हुए बोला, पहले यार, मैं डर गया था कि तू ना बोल देगी। दोनों हंसे और उस रात का मैजिक उनकी लाइफ का एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन गया। ईशानी को ऋषभ का दिया निक नेम अच्छा लगा था। ऋषभ की नजरें ईशानी के होठों पर टिकी हुई थी जो बड़बड़ा रहे थे। मैं तुम्हें कैसे ना कर सकती थी, डैड और मॉम के जाने के बाद वो तुम ही तो थे जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। मैंने सोचा नहीं था तुम भी इन 2 महीनों में मेरी जान बन जाओगे। ईशानी मुस्कुराते हुए बोली। ऋषभ उसे हक करते हुए बोला, अब मैं हूं ना, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। ईशानी भी कसकर ऋषभ को हक कर लेती है। उसके हाथ ऋषभ के बालों में थे, मानो वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती हो। न्यूयॉर्क सिटी, नाइट टाइम, एक साइलेंट हॉस्पिटल कॉरिडोर, मशीनों की आवाज और इमरजेंसी लाइट्स की हल्के ग्लेयर के बीच एक रूम का दरवाजा धीरे से खुलता है। अंदर एक लड़की बेड पर लेटी हुई है, वायर और ट्यूब्स से घिरी हुई। मशीनों की स्टीडी बीपिंग रूम को और ज्यादा ईरी बना रही है। उस लड़की की आंखें धीरे धीरे हिलती हैं, जैसे होश में आने की कोशिश कर रही हो। मशीनों का साउंड और लाउड हो जाता है, जैसे उन्होंने उसकी बॉडी के चेंजेस को डिटेक्ट कर लिया हो। उसके हाथ के पास एक इव ड्रिप कनेक्टेड है। वो धीरे से आंखें खोलती है, कंफ्यूजन और दर्द के साथ। मुझे छोड़ दो, लड़की हल्की सी आवाज में बड़बड़ाती है, लेकिन उसके शब्दों में एनर्जी काफी कम है। तभी एक डॉक्टर और एक नर्स जल्दी से रूम में आते हैं। डॉक्टर तुरंत अपने स्टेथोस्कोप से उसकी हार्टबीट चेक करता है। शी सर रिस्पॉन्डिंग। डॉक्टर एक नजर नर्स को देखता है। नर्स एक इंजेक्शन तैयार करती है। डॉक्टर लड़की के पास झुका और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, इट्स ओके, काम डाउन, दिस विल हेल्प यू। उस लड़की के आंखों में डर था, लेकिन उसका बदन वीक था। उसने ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं किया। नर्स उसे इंजेक्शन लगाती है और उसका दर्द भरा चेहरा धीरे धीरे शांत होता है। कुछ सेकंड्स के बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर अपने ग्लव्स उतारकर और स्टेथोस्कोप निकालते हुए रूम के बाहर आता है। वहां एक टॉल और अधेड़ उम्र वाला आदमी खड़ा था जो शायद उसका पापा था। उसके चेहरे पर टेंशन और उदासी का मिक्स था। डॉक्टर, मेरी बेटी क्लारा कैसी है? करणवीर की आवाज थोड़ी शैकी थी, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था। डॉक्टर ने एक ठंडी सांस भरी और बोला, मिस्टर करणवीर, गुड न्यूज ये है कि वो कोमा से बाहर आ गई है, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी फ्रेजाइल है। मेंटल और फिजिकल रिकवरी के लिए टाइम लगेगा। आपको उसका सपोर्ट करना होगा और पेशेंस रखना होगा। करणवीर ने अपनी मुट्ठी बांध ली, जैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना टाइम लगेगा, डॉक्टर। मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या वो ठीक हो जाएगी? डॉक्टर एक सेकंड के लिए सोचता है, फिर धीरे से जवाब देता है, वी रे डूइंग अवर बेस्ट, मिस्टर करणवीर। फिलहाल उसकी स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दी जा रही है। करणवीर एक ग्लास विंडो के पास जाकर क्लारा को देखता है, जो मशीनों से घिरी हुई है। उसके चेहरे पे एक गिल्ट का शैडो है, जैसे कुछ अनस्पोकन बातें उसका पीछा कर रही हों। वो खुद से बोलता है, क्लारा, तुम्हारे लिए मैं दुनिया की हर बाउंड्री तोड़ दूंगा। तुम्हें वापस उस दुनिया में लेकर आऊंगा जिसमें तुम खुश थी। फ्लैशबैक, 3 मंथ्स एगो, डार्क बेसमेंट, मिडनाइट। क्लारा एक पुरानी कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर जख्म और आंखों में दर्द था। काल भैरव सामने खड़ा था, अपनी ट्विस्टेड स्माइल के साथ। उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। तू मेरे दुश्मन के साथ सोना चाहती थी ना? काल भैरव नाइफ घुमाता हुआ बोला, मुझे धोखा देने वालों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, मौत। क्लारा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और उसकी तरफ घूरकर देखा। तुम्हारे जैसे शैतान से डरकर मैं अपनी जान नहीं दूंगी। काल भैरव का चेहरा एक पल के लिए और भी डेंजरस हो गया। उसने नाइफ क्लारा के चेहरे के पास लाया, लेकिन सिर्फ उसे डराने के लिए। तू मेरे सामने इतनी बड़ी बात कर रही है, मैं तुझे तोड़ के रख दूंगा। लेकिन क्लारा चुपके से अपने हाथों को रस्सी से आजाद कर रही थी। उसके हाथों में खून आ गया था, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन ज्यादा स्ट्रांग था। जब काल भैरव उसके और पास आया, क्लारा ने एक शार्प मेटल रॉड उठाई जो कुर्सी के पास पड़ी थी और उसके सिर पर जोर से मारा। आह! काल भैरव चिल्लाया और नीचे गिर गया। क्लारा ने मौका देखते ही वहां से दौड़ लगाए। डार्क एली, गहरा सन्नाटा था। क्लारा एक अंधेरी गली में भाग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए और सांसें तेज चल रही थी। पीछे से काल भैरव के आदमी उसका पीछा कर रहे थे। रुको!
वो यहीं कहीं होगी। एक आदमी चिल्लाया। क्लारा ने अपने आसपास देखा, लेकिन अंधेरा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि उसकी आवाज भी सुनाई देगी। एक कोना लेते हुए उसने हाईवे देखा और बिना सोचे उस तरफ भाग गई। हाईवे रोड के बीच क्लारा भाग रही थी और पीछे काल भैरव के आदमी उसे ढूंढ रहे थे। तभी एक कार तेज स्पीड से आई और क्लारा उससे टकरा गई। क्लारा हवा में उछलकर रोड के किनारे गिर गई। उसका सिर एक पत्थर से टकराया और खून बहने लगा। कार का डोर खुला और एक आदमी शॉक में बाहर निकला। क्लारा, करणवीर ने चिल्लाते हुए उसके पास दौड़ लगाए। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में उठाया। बेटा, मुझे बात करो। क्लारा की आंखों से आंसू टपके। डैड, उसके होंठ धीरे से हिलते हैं, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। करणवीर ने उसे उठाया और अपनी कार में बैठा लिया। उसका चेहरा गिल्ट और टेंशन से भरा था। जैसे ही करणवीर कार लेकर निकलने लगा, एक कोने में छुपा काल भैरव का आदमी कार को दूर से देखता रहा। काल भैरव को कुछ समझ नहीं आया कि क्लारा उसके हाथों से कैसे निकल गई थी। करणवीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, अपनी बेटी को बचाना। फ्लैशबैक एंड न्यूयॉर्क सिटी मॉर्निंग। एक स्पेशियस हॉस्पिटल रूम। सनलाइट कर्टन्स के थ्रू अंदर आ रही है। मशीनों के स्टीडी बीप्स और इव ड्रिप के साउंड से रूम भर गया है। क्लारा बेड पर लेटी हुई है। उसके चेहरे पर थोड़ी थकान और गुस्से का मिक्स है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही है और वो होश में आने की कोशिश कर रही है। तभी एक नर्स अंदर आती है, एक सौम्य स्माइल के साथ। नर्स बोली, मिस क्लारा, आप फाइनली होश में हैं, पर अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। प्लीज उठने की कोशिश मत कीजिए। क्लारा ने अपने कमजोर हाथों से इव को खींचने की कोशिश की और बोली, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे उठना है। नर्स ने उसके हाथ को जेंटली पकड़ा और समझाया, आप अभी काफी कमजोर हैं। अगर आप उठेंगे तो आपकी हेल्थ और ज्यादा खराब हो सकती है। क्लारा की आंखों में फ्रस्ट्रेशन थी। उसने एक जोर से थप्पड़ नर्स के चेहरे पर जड़ दिया। क्लारा गुस्से से बोली, मुझे मत रोको, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे जाना है। नर्स शॉक थी, लेकिन उसने अपना शांत बनाए रखा। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और करणवीर अंदर आता है। उसका चेहरा टेंशन और गुस्से से भरा हुआ था। करणवीर तेज आवाज में बोला, क्लारा, ये क्या बदतमीजी है। नर्स तुम्हारी मदद कर रही है और तुम उसे हाथ उठा रही हो। क्लारा ने अपने डैड की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा था। क्लारा बोली, मुझे यहां नहीं रहना डैड, मुझे काल भैरव को खत्म करना है। करणवीर ने एक ठंडी सांस भरी और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, काल भैरव का चैप्टर खत्म हो चुका है क्लारा, उसे असर ने पहले ही खत्म कर दिया। क्लारा के चेहरे पर एक स्टन्ड एक्सप्रेशन था। उसने अपने हाथ की रस्सी को खींचने की कोशिश की। क्लारा गुस्से से, मुझे असर के हाथ से उसकी मौत नहीं चाहिए थी, मुझे अपने हाथों से उसका खत्मा करना था। वो मेरे सामने था डैड, उसने मुझे टॉर्चर किया, मुझे जिंदा नर्क दिखाया, और तुम कहते हो वो खत्म हो गया। करणवीर उसे हक कर, तुम्हें ये सब भूलना होगा क्लारा, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वो एक बुरा सपना था, लेकिन असर के पीछे जाना तुम्हारे लिए और ज्यादा खतरनाक बनेगा। क्लारा तेजी से बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता डैड, मैं असर को अपने दिल से निकाल नहीं सकती। मुझे उससे मिलना है, मुझे इंडिया जाना है। करणवीर का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। वो समझ गया कि क्लारा अपने ऑब्सेशन के चक्कर में अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही। करणवीर ने कहा, क्लारा, तुम्हारे लिए वही बेस्ट है जो मैं कर रहा हूं, तुम इंडिया नहीं जा रही हो। क्लारा ने गुस्से से अपना इव खींच दिया और अपने कमजोर हाथों से उठने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई और करणवीर ने उसे संभाल लिया। क्लारा चिल्लाते हुए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती डैड, तुम समझते क्यों नहीं, मुझे जाना है। करणवीर ने उसे बेड पर वापस बिठा दिया और अपने असिस्टेंट को फोन लगाया। करणवीर असिस्टेंट से बोला, क्लारा को हॉस्पिटल से एक सेफ फैसिलिटी में ट्रांसफर करवाओ, मैं लोकेशन डिटेल्स भेजता हूं, अभी के अभी। क्लारा ने फोन खींचने की कोशिश की, लेकिन करणवीर ने अपना हाथ हटा लिया। क्लारा फ्यूरियस होकर, तुम मुझे रोक नहीं सकते डैड, मैं उससे मिलने जाऊंगी। करणवीर सटन टोन में बोला, मैं तुम्हें अपने हाथों से खोने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हें नहीं पता असर क्या है, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारे पीछे जाना उसका टारगेट बनने के बराबर है। क्लारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा पूरे गुस्से और दर्द से भर गया था। क्लारा बोली, मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम्हें क्या लगता है डैड,
तुम मुझे बंद करके मेरे दिल की बात बदल दोगे? मुझे उससे सिर्फ मिलना नहीं, मुझे उसका प्यार चाहिए। करणवीर एक सेकंड के लिए चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द दिख रहा था। वो अपनी बेटी को इस ऑब्सेशन के चक्कर में खुद को बर्बाद करते नहीं देख सकता था। करणवीर ने लहते हुए, तुम्हारे लिए प्यार सिर्फ एक इल्यूजन बन गया है क्लारा। तुम उस इंसान के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो जो तुम्हारी लाइफ के लिए खतरा बन चुका है। तुम्हें संभलना पड़ेगा। क्लारा ने अपने हाथों से बैट को जोर से मारा और चिल्लाई, मैं तुम्हारी बातें सुनने नहीं वाली। मैं उससे अपने हाथों से सबक सिखाना चाहती हूँ। मैं इंडिया जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तभी करणवीर के असिस्टेंट ने रूम के बाहर नॉक किया और अंदर आया। करणवीर ने उसे एक इशारा किया। करणवीर असिस्टेंट से बोला, क्लारा को ले जाओ। एंश्योर करो कि वो वहां से एक कदम भी बाहर न निकले। असिस्टेंट ने क्लारा की तरफ देखा, जो अपने हाथों और पैरों से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। क्लारा चिल्लाते हुए, डैड, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं उससे मिलकर रहूंगी, तुम्हें मुझे समझना होगा। करणवीर ने उसे इग्नोर करते हुए अपनी आंखों को बंद किया, जैसे अपना डिसीजन इन्फोर्स कर रहा हो। क्लारा को असिस्टेंट जेंटली संभाल के ले गया, लेकिन वो कंटिन्यूसली हाथ पैर मार के रेजिस्ट कर रही थी। करणवीर ने एक ठंडी सांस भरी और खुद से कहा, मैं तुम्हें खोने नहीं दे सकता क्लारा, चाहे मुझे तुम्हारी नफरत ही क्यों न सहनी पड़े। रात का वक्त, आहान और अश्विनी का बेडरूम। अश्विनी मिरर के सामने खड़ी अपने बालों को पोंछ रही थी। तभी आहान अंदर अंदर आया। उसका चेहरा यूजुअल कोल्ड एक्सप्रेशन में था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने अपना कोट उतारा और बेडसाइड टेबल पर रख दिया। आहान ने कामली वे में कहा, वाइफी, मुझे कल न्यूयॉर्क जाना होगा। अश्विनी ने एक सेकंड के लिए रुककर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम न्यूट्रल था, लेकिन अंदर एक घबराहट थी। अश्विनी बोली, फिर से? पिछली बार जब तुम एमपी गए थे, क्या हालत हुई थी तुम्हारी? तुम्हें याद भी है कि मैं कितनी परेशान थी? आहान ने अपनी जैकेट बेड पर रखी और उसके पास आया। उसकी कोल्ड पर्सनैलिटी के पीछे एक सबटल केयर छुपी थी, जो सिर्फ अश्विनी समझ सकती थी। आहान उसके पास आया और बोला, वाइफी, ये एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। मैंने ऑलरेडी पहले ही रीशेड्यूल कर दिया था, अब और डिले नहीं कर सकता। अश्विनी ने मिरर के सामने से हटकर उसके सामने खड़ी हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी थी। अश्विनी बोली, मुझे ये सब मीटिंग से प्रॉब्लम नहीं है आहान, मुझे प्रॉब्लम है तुम्हारी सेफ्टी से। तुम जानते हो ना, जो हुआ था वो इतना आसान नहीं था मेरे लिए। हर मिनट लगता था कि कुछ गलत होने वाला है। आहान ने एक ठंडी सांस ली और अपने हाथ क्रॉस कर लिए। उसका चेहरा पहले जैसा ही कोल्ड था। आहान उसके करीब आकर बोला, तो इसका मतलब है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? अश्विनी ने एक पल के लिए चुप रहकर उसकी आंखों में देखा। उसका टोन एकदम काम था, लेकिन उसके वर्ड्स उसका दिल दुखाने वाले थे। अश्विनी सॉफ्टली बोली, आहान, ट्रस्ट की बात मत करो। तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह खतरे में नहीं देख सकती। आहान ने उसके वर्ड्स पहले अब्सॉर्ब किए, फिर एक कदम उसके और पास आया। उसकी कोल्ड डिमीनर थोड़ा सॉफ्ट होने लगा। आहान बोला, मैं तुम्हें खतरे में कभी नहीं देखना चाहता वाइफी, लेकिन मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटना। तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, और अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगी, तो मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। अश्विनी ने अपना सिर नीचे कर लिया। आहान ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए। आहान उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं जानता हूँ पिछली बार तुमने क्या फील किया था, लेकिन मैं हर स्टेप तुम्हारी याद के साथ उठाता हूँ। तुम मेरी लाइफ हो, और मैं ये बात कभी भूल नहीं सकता। अश्विनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। आहान उसके बिल्कुल करीब आया और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। आहान ने कहा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, सेफ और साउंड। अश्विनी ने धीरे से अपने हाथ उसके हाथों पर रखे। उसकी आंखों में अब गुस्सा कम और समर्पण ज्यादा था। अश्विनी सॉफ्टली बोली, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती आहान, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। आहान के लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आई, जो कभी कभी ही देखी जा सकती थी। उसने अश्विनी को अपने पास खींच लिया और उसके फोरहेड पर एक किस की। आहान ने कहा, मुझे पता है, और तुम मेरे बिना नहीं, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, लेकिन मुझे ये मीटिंग करनी ही होगी फॉर अस। अश्विनी ने अपना सिर उसके शोल्डर पर रखा। अश्विनी ने कहा, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए रोज दुआ करूंगी, बस वापस आने में देरी मत करना। आहान ने उसे और करीब करते हुए कहा,
तुम्हारे लिए तो मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा अश्विनी, लेकिन ये काम जरूरी है। अश्विनी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और उसका ट्रस्ट अब उसकी बातों में दिखने तो लगा था, मगर ना जाने क्यों वो बेचैन थी। अवनी विंडो के पास खड़ी थी, अपने हाथ से शीशा छूने की कोशिश कर रही थी। उसके जहन में काफी ख्याल चल रहे थे। आज उनकी शादी को 2 महीने हो गए थे और हर दिन नए एक्सपीरियंस के साथ गुजरा था, कुछ मुश्किल लेकिन ज्यादातर प्यार से भरे हुए। पर आज रात कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। अर्जुन, जो दरवाजे के पास खड़ा था, धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी नजर अवनी पर थी, जो थोड़ी देर के लिए खोई हुई थी अपने ख्यालों में। अवनी, उसने धीरे से कहा, तुम कुछ सोच रही हो? अवनी मुस्कुराई, फिर अपनी नजर उस पर डाली। बस सोच रही थी कि सब कुछ कितनी जल्दी बदल गया। अर्जुन ने हल्की रोशनी में अवनी को देखा। वो गुलाबी रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो रहा था, शायद घबराहट के कारण। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है अवनी, आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे भाई आहान ने मेरी शादी तुमसे होने दी। मुझे लगा था कि साले के सामने तो मुझे कई बार हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। अवनी ने अर्जुन की तरफ देखा और उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। अच्छा, क्या तुम सच में मेरे भाई से इतना डरते थे? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, डरता नहीं था, लेकिन तुम्हारा भाई जिस अंदाज में देखता है, ऐसा लगता था जैसे अभी तलवार निकालकर कहेगा, दूर रह मेरी बहन से। अवनी अपनी मुस्कान रोक नहीं पाए। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम पागल हो। आहान भले ही स्ट्रिक्ट दिखता हो, लेकिन वह मुझे खुश देखना चाहता था। शायद इसीलिए उसने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी। अर्जुन ने झुका हुआ सर उठाया और थोड़ा आगे बढ़कर कहा, जब उस रात अश्विनी ने मुझे ये बताया था कि मेरी शादी तुमसे हो रही है, तो मुझे लगा था कि ये काफी मुश्किल होगा। पहले सोचा था कि ये पूरा एक ड्रामा होगा। अवनी ने आंखों में शरारत भरी, फिर अपने हाथ अपनी कमर पे रखकर कहा, ड्रामा? तुम्हें लगता है ये ड्रामा है? अर्जुन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसके पास आकर कहा, हाँ, मुझे लगा था कि शादी के बाद मैं तुमसे अप्रूवल लेने के लिए तुम्हारे भाई से ही हाथ पैर जोड़ूंगा कि भी तुम्हारा नाम क्या था और राहुल से ना करवाए। फिर वो हंसकर थोड़ा पीछे हट गया, पर अब जब तुम्हारे साथ हूं तो लगता है सब कुछ थोड़ा और ईज़ेड हो गया। अवनी ने थोड़ा शाबाश देखते हुए उसके चेहरे पर घंटी सी मुस्कान डाली। और अब? अर्जुन ने अपनी आंखों में एक नया कॉन्फिडेंस महसूस करते हुए कहा, अब तुम्हारे साथ हूं अवनी, तुम्हारे साथ सब कुछ पॉसिबल है। अवनी का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। अर्जुन की बातें अब उसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रही थी। उसने जवाब दिया, तो तुमने क्या सोचा था? तुम्हें लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हारा हो जाऊंगी? अर्जुन ने अपने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में प्यार भर कर कहा, पहले मुझे लगा था शादी के बाद तुम्हें मुझे समझने में वक्त लगेगा, लेकिन अब सब कुछ अलग लगता है। तुम बहुत खास हो अवनी। अवनी ने अपनी आंखों में चमक डाली और फिर अर्जुन की तरफ देखा। तुम्हारी बातों में सच्चाई है, उसने कहा, और मैं ये समझ गई हूं कि तुम कितने प्यार से ये सब कह रहे हो। अर्जुन ने उसका हाथ अपने दिल के पास रख लिया, फिर कहा, ये सब मेरे दिल से निकलकर तुम्हारे तक पहुंचा है। तुम्हारा साथ मेरी दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज है। अवनी की आंखों में एक नई चमक थी। उसका दिल बेचैन हो गया, लेकिन एक खूबसूरत तरीके से। अर्जुन ने उसके पास आकर कहा, तुम्हारी खुशी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अवनी, और सच कहूं, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम असहज महसूस करो, लेकिन आज मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं। अगर तुम तैयार हो तो बस एक बार हाँ कह दो। अवनी ने उसकी आंखों में देखा। अर्जुन की नजरों में सिर्फ प्यार और अपनापन था। उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया और साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी। अर्जुन ने हल्के से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हारे हाँ कहने का इंतजार करना मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। अवनी ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, मैं तुमसे डरती नहीं हूं। बस ये सब नया है मेरे लिए, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। अर्जुन ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में लिया और उसे अपने करीब लाया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने कहा, मैं वादा करता हूं अवनी, मैं तुम्हारे हर डर को दूर कर दूंगा। बस मुझे तुम्हारे करीब आने दो। अवनी ने हल्के से सिर हिलाया। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां अवनी के गालों पर प्यार से फिसल रही थीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है अवनी, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं बस यही चाहता था कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ। आज
मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मानता हूँ। अर्जुन ने अवनी को अपने पास खींचा और उसके माथे पर एक नाजुक सी किस की। अवनी ने आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया कि अर्जुन का हर स्पर्श उसके लिए सुरक्षित और प्यार भरा था। अर्जुन ने कहा, अगर मैं कुछ भी गलत करूं, तो मुझे रोक देना। मैं तुम्हारी हर हद का सम्मान करूंगा। अवनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम कभी गलत नहीं कर सकते, अर्जुन। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अर्जुन ने धीरे धीरे अवनी का पल्लू हटाया। वो उसके चेहरे को निहार रहा था, जैसे हर पल को अपनी यादों में कैद करना चाहता हो। उसने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखें मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम मुझे देखती हो, तो ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया थम गई हो। अवनी ने उसकी बातों पर शर्माते हुए सिर झुका लिया। अर्जुन ने उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, तुम्हारा ये शर्माना मुझे और दीवाना बना देता है। अर्जुन ने धीरे धीरे उसकी साड़ी के पल्लू को कंधे से हटाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने कहा, अवनी, अगर कभी मैं तुम्हें तकलीफ दूं, तो मुझे रोक देना। तुम्हारी खुशी मेरी पहली प्रायोरिटी है। अवनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें कभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अर्जुन। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसके होठों पर हल्की सी किस की। यह उनके बीच का ऐसा पल था, जो उनके रिश्ते को और गहरा बना रहा था। रूम प्यार और अपनापन से भर चुका था। अर्जुन ने धीरे धीरे अवनी को बिस्तर पर लिटाया और उसके पास बैठते हुए कहा, अवनी, मैं तुम्हारे साथ हर पल को खास बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता हर दिन पहले से ज्यादा मजबूत हो। अवनी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल खास है, अर्जुन। तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। अर्जुन ने उसके माथे पर फिर से किस किया और धीरे धीरे उनके बीच की दूरी खत्म हो गई। हर स्पर्श में प्यार और सम्मान था। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को इस तरह महसूस किया, जैसे उनके बीच की सारी दीवारें टूट चुकी हों। ये पल सिर्फ उनके लिए था, प्यार, विश्वास और एक नए सफर की शुरुआत का। कमरे में सिर्फ उनकी धीमी बातें और एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार की गूंज थी। कुछ देर बाद अर्जुन ने अवनी को अपने करीब लेते हुए कहा, तुम्हें पता है, अवनी, मैंने तुम्हें हमेशा एक सपने जैसा है। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सपना अब तुम्हारे साथ है, अर्जुन, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अर्जुन ने उसे कसकर गले लगा लिया और धीरे से कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, अवनी। अवनी ने उसे देखकर कहा, और मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। उस रात दोनों ने एक दूसरे में अपनी दुनिया को पाया। उनके रिश्ते में जो प्यार और अपनापन था, वो आज और भी गहरा हो गया। उनकी जिंदगी का ये खूबसूरत पल हमेशा उनकी यादों में बस गया। ऋषभ और ईशानी गर्दन के कोने में बैठे थे। रात का वक्त था और मून काफी खूबसूरत लग रहा था। ईशानी ने आसमान की तरफ देखा। चांद और बादलों का खूबसूरत नजारा था। ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी और ऋषभ उसे बिना पलके झपकाए देख रहा था। क्या देख रहे हो? ईशानी ने हल्का सा मुस्कुरा कर पूछा। तुम्हें, ऋषभ ने सीधा जवाब दिया। इतना घूरोगे तो शर्मा के पिघल जाऊंगी, ईशानी हंसी दबाते हुए बोली। ऋषभ ने अपने हाथों को थोड़ा आगे बढ़ाया और कहा, शर्मा जाओ या पिघल जाओ, दोनों का क्रेडिट मुझे ही मिलेगा। अच्छा, और तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से शर्मा जाऊंगी? ईशानी ने आंखें तीख करके उसकी तरफ देखा। ऋषभ ने थोड़ा पास आते हुए कहा, तुम्हारी बातें तो बड़ी कॉन्फिडेंट लगती हैं, लेकिन ये गालों की लाली कुछ और ही कह रही है। ईशानी ने अपने गाल पे हाथ रखा और बोला, स्टॉप फ्लर्टिंग, ऋषभ। फ्लर्टिंग नहीं, सच बोल रहा हूं। ऋषभ ने अपनी नजर उसके चेहरे पर जमाए रखी। दोनों के बीच एक पल के लिए सिर्फ खामोशी थी। ईशानी ने फिर कहा, ऋषभ, कभी कभी लगता है तुम्हारे साथ वक्त रुक जाता है। तो रुक जाने दो, ईशानी। ऋषभ ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तो चाहता हूं कि हर शाम इसी तरह गुजरे। ईशानी थोड़ी सी शर्मा गई, पर अपना हाथ वापस नहीं लिया। तुम्हें पता है ना, अभी हम दोनों के बीच एक लाइन है। लाइन है, पर उसे क्रॉस करने की परमिशन तुम्हारे दिल से मिलेगी, ऋषभ ने मुस्करा कर बोला। ईशानी ने जमीन की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ मुस्कराते हुए कहा, तुम ना, ऋषभ, डेंजर हो। हर लाइन ब्लर कर देते हो। मैं सिर्फ वो लाइंस ब्लर करता हूं जो मुझे तुम्हारे और पास लाती हैं, ऋषभ ने उसके करीब होते हुए कहा। हवा और तेज हो गई थी और ऋषभ ने अपना जैकेट उतारकर ईशानी के कंधे पर डाल दिया। ठंड लग रही है और मैं तुम्हें बेकार में बहाना नहीं बनाने दूंगा। ईशानी ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम कभी इतने स्वीट कैसे बन जाते हो?
ऋषभ ने सीधी आंखों से देखा और बोला, तुम्हारे साथ हूं ईशानी, बस ये एक वजह काफी है। उस पल दोनों के बीच सिर्फ उनके दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। ईशानी ने धीरे से कहा, ऋषभ तुमसे दूर जाना मुश्किल होता जा रहा है। तो मत जाओ। ऋषभ ने उसका हाथ और जोर से पकड़ लिया। मैं यही हूं, तुम्हारे साथ, हमेशा। बोलते हुए ऋषभ की नजरें ईशानी के होठों पर थीं। न जाने ऋषभ को क्या हुआ, वो उन्हें अपने लिप्स से छीनने के लिए नीचे की ओर झुका, मगर रुक गया और ईशानी की आंखों में देखने लगा मानो परमिशन मांग रहा हो। ईशानी ने मुस्कुराकर कहा, नाउ आई एम योर्स। ऋषभ के होठों पर स्माइल आ गई और वो उसे किस करने लगा। ईशानी उसका साथ दे रही थी। वो बेंच पर गिर गई और ऋषभ उसके ऊपर था। खिड़की के पास छोटे देव खड़े थे, हाथ में एक मिनी टेलीस्कोप लिए। उनका पूरा ध्यान पार्क के कोने में बैठे ऋषभ और ईशानी पर था। जैसे ही उन्होंने दोनों को किस करते देखा, देव ने जल्दी से टेलीस्कोप नीचे कर दिया और अपने आप से बोला, मुझे तो पहले ही पता था। इसी बीच सूर्य वहां आ गया। उसकी आंखें देव पर टिक गईं, जो टेलीस्कोप छुपाने की कोशिश कर रहा था। क्या पता था? सूर्य ने ठंडी नजर से पूछा। देव, जो अब तक हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, जल्दी से बोला, कुछ नहीं, बस ये टेलीस्कोप से स्टार देख रहा था। सूर्य ने अपने भाई की तरफ शक की नजर से देखा और बोला, टेलीस्कोप का रुख स्टॉर्स की जगह पार्क की तरफ क्यों है? देव ने टेलीस्कोप पीछे छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे बस, वो ऋषभ अंकल और ईशानी दी वहां बैठे हैं ना, लगता है उनके बीच कुछ चल रहा है। सूर्य का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। बकवास बंद करो, देव। तुम्हें स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, ये फालतू बातें करने की जरूरत नहीं। देव हंसने लगा, अरे भाई, तुम इतने बोरिंग क्यों हो? कभी कभी मजा लेने में क्या बुरा है? सूर्य ने गुस्से से उसके हाथ से टेलीस्कोप खींच लिया और बोला, मैं बोरिंग नहीं हूं, बस मैच्योर हूं। तुम्हारे जैसे टाइम वेस्ट नहीं करता। देव ने हाथ ऊपर उठाकर ड्रामाटिक स्टाइल में कहा, हाँ हाँ, तुम तो दुनिया के सबसे सीरियस आदमी हो। लेकिन एक बात बता दूं, ऋषभ अंकल तो फुल रोमांटिक मोड में है आज। सूर्य ने आंखें घुमाकर कहा, मुझे तुम्हारी फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब अगर तुमने स्टडी नहीं की तो मम्मा को सब बता दूंगा। देव ने टेलीस्कोप वापस लेने की कोशिश की। मम्मा से क्या बताओगे कि तुम्हारा भाई दुनिया के सबसे कूल स्पाई है? सूर्य ने टेलीस्कोप अपने हाथ में लेकर कहा, स्पाई नहीं, ड्रामा किंग हो तुम। और अगर तुमने ये फालतू हरकतें बंद नहीं की तो तुम्हारा टेलीस्कोप गार्बेज में जाएगा। देव ने नकल करते हुए बोला, हाँ हाँ, भाई की बातें सुनो और अपना बचपन बर्बाद करो। सूर्य ने बस एक कोल्ड ग्लेयर दिया और बोला, बचपन बर्बाद नहीं, फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूं। अब चल स्टडी टेबल पे। देव ने एक हैवी साइग लेकर टेलीस्कोप वापस मांगा और बोला, फाइन, लेकिन एक बात याद रखना, भाइया, तुम में भी एक दिन मजा लेने का बग आएगा, तब देख लेना। सूर्य ने बिना कुछ बोले उसका टेलीस्कोप वापस कर दिया और बोला, बस खुद को एम्बेरसमेंट का बग बनने से बचाओ। देव ने आंख मारते हुए बोला, एम्बेरसमेंट? भाई, देव का नाम है मजा गारंटी। सूर्य ने उसे खिड़की से दूर ले जाते हुए कहा, और नाम के साथ पनिशमेंट भी गारंटी है, अगर मम्मा को पता चला। उधर वेदिका ने धीरे से आरव के रूम का दरवाजा खोला। पूरा घर सो रहा था और उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। वो चुपके से अंदर घुसी, पर जैसे ही उसने बिस्तर की तरफ देखा, आरव आंखें खोल के मुस्कुरा रहा था। चोर की तरह क्यों घुस रही हो? मेरा रूम है, कोई जंगल नहीं। आरव बोलते हुए बिस्तर से उठ गया। वेदिका ने शर्माए हुए कहा, कहीं तुम जाग रहे हो ये पता चल जाए तो कैसे लगता? आरव ने एक कदम उसके पास आते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें डर था या यहाँ आने का बहाना चाहिए था? वेदिका ने आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे स्टूपिड डायलॉग सुनने में। आरव उसके और करीब आया और बोला, इंटरेस्ट तो है, वरना यहाँ आती ही क्यों? वेदिका ने कुछ कहने की कोशिश की, पर आरव ने उसकी कमर पकड़कर खींच लिया। बहाने बनाना बंद करो, वेदिका, आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा। वेदिका ने हल्की सी मुस्कान दी और उसके कंधे पर सिर रख दिया। तुम्हारे पास सुरक्षित फील होता है, वेदिका धीरे से बोली। आरव ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, तो यहीं रहो और सुरक्षित हो जाओ। वेदिका उसके साथ बेड पर लेटते ही सो गई और आरव उसके बालों और कभी चेहरे में उंगलियां घुमाते हुए उसे देखता रहा, जैसे उसका सारा दिन इसी पल के लिए था। वही अश्विनी आहान की मजबूत पकड़ में सो रही थी। आहान की गर्म सांसें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, मगर अश्विनी को नींद नहीं आ रही थी।
लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, अश्विनी ने खुद से कहा, तभी उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। उसके पेट में नेक्स्ट मॉर्निंग आहान की फ्लाइट थी, वो तैयार हो चुका था। देव सूर्या दोनों उसकी गोद में थे और अश्विनी सामने खड़ी थी। डैड अपना ख्याल रखना, सूर्या उन्हें हक करते हुए बोला। देव ने अपनी आवाज और आंखों में जहां भर की मासूमियत लाते हुए कहने लगा, डैडी क्या आप न्यूयॉर्क से मेरे लिए रोबोट्स और गन लाएंगे? या फिर आप भी मुझे न्यूयॉर्क ले चलिए ना डैड? सूर्या उसे घूरते हुए बोला, पिछली बार ही तो डैड ने जापान से तुम्हें रोबोट्स वाली कार और टॉय गन लाकर दी थी। अश्विनी उसका कान पकड़ते हुए बोली, डैड वहां बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कोई शॉपिंग करने नहीं। पर मम्मा मम्मा वम्मा कुछ नहीं, अब नीचे उतरो, तुम दोनों स्कूल के लिए तैयार हो रहे हो, अश्विनी ने सीरियस होकर कहा। देव अपनी आंखें छोटी कर धीरे से बड़बड़ाया, साफ साफ बोलो ना, हमारे जान के बाद आप उन्हें किसी डेंगी जैसी नोवेल्स में हस्बैंड की वाइफ देती हो। देव ने इतना आराम से ये कहा था कि अश्विनी को आंखों के शोक के मारे बड़ी बड़ी हो गई थी और चेहरा गुस्से और शर्म से लाल। ये लड़का दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, उसने मन में कहा। फिर वो देव का एक कान गुस्से से खींचते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बुक्स की हाथ लगाने की? आह डैडी बचाओ, वरना ये आंटी मेरे छोटे छोटे कान काट डालेगी, देव दर्द से कर्राते हुए बोला। आहान जो इतनी देर से ये सब देख रहा था ठंडी सांस लेते हुए बोला, इन्फ, लड़ना बंद करो। अश्विनी उसके कान छोड़ देती है और थकान भरी आवाज में बोलती है, मैं सोच रही हूं तुम्हारी छोटी बहन लाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं, कहीं वो देव से भी ज्यादा शरारती निकली तो मैं कैसे संभाल पाऊंगी? छोटी बहन का नाम सुन देव फटाक से बोला, कोई बात नहीं डैडी, है ना वो काफी स्ट्रांग है, वो संभाल लेंगे, है ना डैडी? आहान डेविल स्माइक के साथ बोला, देव बेटा ये भी कोई पूछने की बात है? सूर्या भौं सिकोड़कर ईविल स्माइक के साथ बोला, और मैं भी, देव ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, और देव थे डॉन भी। अश्विनी अपनी आंखें फैले उन तीनों को देख रही थी। इनका बद चलता तो आज ही बच्चा ऑर्डर करवाकर डिलीवरी करवा देते। देव ने खुश होते हुए अश्विनी से कहा, ओ मम्मा मेरी प्यारी मम्मा, आप हमारे लिए कहीं से एक बहन उठाकर लाएगी प्लीज? अश्विनी गुस्से से बोली, तुम्हारी सारी क्लासमेट्स बहन ही तो है। और फिर आहान की तरफ देख, ठीक उसी तरह जैसे सारी टीचर्स तुम्हारे डैडी की बहन है। देव अपने होठों को गोल गोल घुमाते हुए बोला, अब ये मत कहना आप फिर से हमारी इंग्लिश टीचर से जल रही हैं। अश्विनी की नाक और कानों से धुआं निकलने लगा था। मैं क्यों जलूंगी, मैंने बस फैक्ट ही तो कहा है, राखी बंधना कोई क्राइम नहीं। देव बोला, हाँ मगर दिल तोड़ना क्राइम है, सब लड़कियां मेरी क्यूटनेस से प्यार करती हैं, आई एम क्रश ऑफ माई क्लास गर्ल्स, अगर ऐसे में आपने उन्हें राखी बंधने को फोर्स किया तो मैं उनका भाई बन जाऊंगा ना, और वो दोबारा कभी स्कूल नहीं आएगी। अश्विनी के पास कहने को कोई बात नहीं बची थी, वही सूर्या को हंसी आ रही थी। गर्ल क्रश, हाँ हाँ। सूर्या को हंसते देख देव उसे गुस्से वाली बिल्ली के बच्चे की तरह घूरने लगा। आप हंस क्यों रहे हैं भैया, मैंने आपकी शक्ल पर जोक नहीं मारा है। सूर्या गुस्से से बोला, मेरी शक्ल तुम्हारी शक्ल एक जैसी है। नहीं मैं क्यूट हूं, तुम कोई क्रश ब्रश नहीं हो, बस फेक स्टोरीज सुनाकर उन्हें मैनिपुलेट करते हो। ये सुन अश्विनी हैरानी से बोली, तुम लड़कियों को मैनिपुलेट करते हो? नहीं, मैं बस उन्हें बुद्धू बनाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूं। अब मैं और मेरी बातें हैं, कोई भी मुझे दीवाना बना सकती है। देव अपना छोटा हाथ अपने बालों पे फेर सेट करते हुए बोला। अश्विनी उसे छोटी आंखों से घूरे रही थी। आहान उन दोनों को गोद से उतार देता है। एनीवे मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना, आहान अश्विनी को हक करते हुए बोला। देव काफी प्यार से उन दोनों को देख रहा था, वही सूर्या छोटी आंखें करके उसे घूर रहा था। वाओ हमारे मम्मा डैडी कितने प्यारे हैं, किसी की नजर ना लगे, देव बोला। सूर्या उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिया। अश्विनी इमोशनल हो रही थी, वो जोर से आहान को हक कर लेती है। यू टू, और हाँ लड़कियों के आसपास भी मत जाना, मेरे पास सीसीटीवी वाली सुपर पावर है, मैं सपने में ही देख लेती हूँ कौन क्या कर रहा है। अश्विनी जो थोड़ी देर पहले इमोशनल हो थी, उसकी बातें सुन देव सूर्या के माथे से पसीना आने लगे थे। वहीं आहान लाचारी से अपना सिर हिला देता है। अश्विनी गुस्से से देव और सूर्या से बोली, आंखें बंद करो दोनों। मगर क्यों, देव बोला, लेकिन सूर्या अपनी आंखें बंद कर लेता है। अश्विनी जल्दी से आहान के होठों पर पिक दे देती है। अब खोल लो, अश्विनी सीरियस होकर बोली। आहान मुस्कुरा दिया और कार में बैठ गया। बाय डैडी, बाय हब्बी, बाय डैड।
आहान की कार वहां से चली गई और अश्विनी रोने लगी थी। सूर्या अश्विनी को संभाल रहा था। मॉम डैड बस मीटिंग के लिए गए हैं, वापस आ जाएंगे। अश्विनी ने कहा, जानती हूँ सूर्या, मगर मुझे कुछ ठीक वाइब नहीं आ रही। वहीं देव बिना फिक्र किए गाना गा रहा था, ओ परदेसी ना जा, ओ पिया रे वापस आ जा। अश्विनी गुस्से से, शट अप देव। देव डर के मारे वहां से भाग गया था। घंटों बाद न्यूयॉर्क सिटी। क्लारा ने भागने की पूरी कोशिश की, मगर उसके डैड करमवीर ने मेंशन की सिक्योरिटी तो टाइट कर रखी थी जिससे वो भाग नहीं पा रही थी। क्लारा गुस्से से अपने रूम में तोड़ फोड़ कर रही थी। आह डैड, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे मेरे प्यार से मिलने नहीं दे रहे? उसने तो मुझसे आहान को छीन लिया है, अब कम से कम आप तो मत छीनिए। क्लारा गुस्से से चिल्लाते हुए फ्लावर वॉश सीधा शीशे पर मारती है और कुछ ही देर में शीशे के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए थे। क्लारा आंसुओं के साथ उन शीशों में खुद को देख रही थी, तभी उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसे समझ आ गया वो अब वहां से बाहर कैसे निकलेगी। वो एक ग्लास का टुकड़ा उठा लेती है और खुद से बोलती है, अब देखती हूँ डैड आप मुझे यहाँ से बाहर कैसे नहीं निकालते। क्लारा ने शीशे का टुकड़ा अपनी कलाई के पास रखा। उसकी आंखों में जज्बात का तूफान था। उसके आंसू उसके डिसीजन की सीरियसनेस दिखाते थे, लेकिन उसके होठों की स्माइली बताती थी कि उसका प्लान कुछ और ही था। डैड, अगर आपको लगता है कि आप मुझे कैद करके मेरे सपने तोड़ देंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। क्लारा धीरे से बोली, अपने आप से बातें करते हुए। उसने शीशे का टुकड़ा सिर्फ अपनी कलाई पर रखा और ज्यादा प्रेस नहीं किया। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, सिक्योरिटी को धोखा देना। कुछ देर बाद क्लारा ने अपनी एक चीख रूम के अंदर से निकाली, आह डैड, मुझे बचाइए। सिक्योरिटी के गार्ड्स उसकी चीख सुनकर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। क्लारा जमीन पर गिरी हुई थी, शीशे के टुकड़े उसके आसपास बिखरे हुए थे। उसने अपना एक हाथ कलाई पर रखा, पर खुद को सीरियस इंजरी से बचा लिया था। गार्ड्स ने सोचा कि कुछ सीरियस हो गया है। मैम, आप ठीक हैं? एक गार्ड ने पूछा। हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, क्लारा ने कमजोर आवाज में बोला, अपने दुख दर्द का नाटक करते हुए। गार्ड्स ने बिना कुछ सोचे समझे उसे उठाने की कोशिश की। क्लारा ने इस बेहतरीन एक्टिंग के साथ उन्हें कन्विंस कर दिया। एक गार्ड ने अपने सीनियर को कॉल करते हुए बोला, सर, क्लारा मैम इंजर्ड है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्लारा के प्लान का पहला हिस्सा सफल हो गया था। गार्ड्स ने उसे कार में बिठा दिया और मेंशन के बाहर निकल आए। जैसे ही कार थोड़ी दूर पहुंची, क्लारा ने एक ट्विस्ट दिया। उसने अपने पर्स से एक छोटी सी स्लीपिंग गैस निकाली और धीरे से कार के अंदर छोड़ दी। गार्ड्स को समझने का मौका ही नहीं मिला और कुछ ही सेकंड्स में दोनों बेहोश हो गए। क्लारा कार से बाहर निकलकर भागी और एक टैक्सी पकड़ ली। सिटी सेंट्रल पार्क ले चलो, क्लारा टैक्सी ड्राइवर से बोली। कुछ देर तक वो गार्ड टैक्सी को दौड़ाता रहा। वो मिरर से कभी क्लारा को घूर घूर कर देख रहा था, जिसके चेहरे पर अब एक और भी बड़ी स्माइल थी। तभी उसकी नजर एक कार पर गई जिसका दरवाजा ऋषभ खोल रहा था। स्टॉप स्टॉप, क्लारा के ऐसा बोलने पर वो टैक्सी ड्राइवर कार को बीच में ही रोक देता है। मैम, क्या आपको यहीं उतरना था? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। क्लारा ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर ऋषभ यहाँ है तो आहान भी इसी कार में होगा। क्लारा ये सोच खुशी से पागल हुए जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई जैकपॉट उसके हाथ लग गया हो। तभी आहान नीचे उतरा। उसकी मस्कुलर बैक क्लारा की तरफ थी। क्लारा की आंखें खुशी से बड़ी बड़ी हो गईं। वो टैक्सी से नीचे उतर गई और जैसे ही आहान के पास जाने लगी, टैक्सी ड्राइवर जोर से बोला, मैम मेरा किराया। क्लारा गुस्से से कार्ड उसके मुंह पर फेंककर मारती है और जैसे ही आहान के पास जाने के लिए अपने 3 कदम आगे बढ़ाती है तभी पीछे से किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया। क्लारा ने अपने डैड के आदमी का हाथ अपने मुंह पर महसूस किया और गुस्से से झपटने लगी। छोड़ो मुझे, डैड को बोलो मैं उनके रूल्स नहीं मानूंगी। क्लारा जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई। उसके डैड के आदमी ने उसे कार की तरफ खींचते हुए कहा, मैम, आपको यहां से ले जाना जरूरी है, सर का ऑर्डर है। क्लारा पूरी ताकत लगाकर झपटने लगी, लेकिन उन आदमियों का ग्रिप मजबूत था। आहान और ऋषभ, जो अब तक होटल के अंदर जा चुके थे, कुछ भी नहीं समझ पाए कि क्लारा उनके पीछे थी। क्लारा के आसपास सब कुछ धुंधला लग रहा था, लेकिन उसका एक ही टारगेट था, आहान तक पहुंचना। डैड को बोलो अगर उन्होंने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं यहां से ज्यादा दूर नहीं रहूंगी। मुझे आहान से मिलना है, समझे तुम लोग? क्लारा ने गुस्से से कहा, लेकिन आदमी बस चुपचाप अपने काम में लगे रहे। एक कार का दरवाजा खुला और क्लारा को उसमें धकेल दिया गया।
क्लारा का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। डैड चाहे जितनी भी सिक्योरिटी लगा ले, मैं अहान तक पहुंचूंगी, उसने अपने आप से कहा, अपनी आवाज को दबाकर, लेकिन उसका जज्बा उसके चेहरे से साफ दिख रहा था। इसी बीच होटल के अंदर अहान और ऋषभ लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे। ऋषभ, जो थोड़ा परेशान लग रहा था, अहान से बोला, बॉस, लगता है किसी ने आपका पीछा किया है। मुझे एक इंट्यूशन हो रहा है। अहान ने बिना पीछे देखे अपनी यूजुअल कोल्ड टोन में कहा, अगर किसी ने पीछा किया भी है तो मेरे पीछे आने की हिम्मत करने वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। ऋषभ ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मुझे लगता है हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। लिफ्ट के अंदर घुसते वक्त ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। क्लारा, जो अब तक उनसे मिलने की कोशिश कर रही थी, कार के अंदर छोड़ दी गई थी। उसके डैड का एक आदमी उससे बोलता है, मैम, अगर आप अपनी जान बचाना चाहती हैं तो चुपचाप घर वापस चलिए। क्लारा, जो अभी तक सिर्फ अहान के ख्यालों में उलझी हुई थी, गुस्से से चिल्लाकर बोली, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। अहान मेरा है और मैं उस तक पहुंच कर रहूंगी। डैड चाहे जितना भी ट्राई कर ले, उनका ये प्लान फेल होगा। आसपास के लोग तमाशा देख रहे थे, वहीं वो आदमी बस चुप रहा और कार का इंजन स्टार्ट कर दिया। क्लारा के चेहरे पर एक तीखी स्माइल थी, जैसे उसका अगला प्लान उसके दिमाग में बन रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो बताती थी कि उसने हारने का सोचा भी नहीं था। कुछ देर बाद क्लारा के डैड उसका हाथ पकड़ गुस्से से उसे उसके रूम में ले आए। उन्होंने उसके गाल पर थप्पड़ मारा। आखिर तुम ये क्यों नहीं समझती हो? एएसआर कोई काल भैरव नहीं है। वो तुम्हें मारने में जरा सा भी हिचकिचाएगा नहीं। उसे अपनी वाइफ से बहुत प्यार है, वो तुम्हें उसकी जगह कभी नहीं देगा, करणवीर गुस्से से बोला। क्लारा अपनी गाल पर हाथ रख बोली, किसने कहा वो मुझे नहीं देगा? मैं उसकी वाइफ की जगह छीन लूंगी डैड? तुम्हारी माँ ने भी सालों पहले यही किया था और मर गई। अब तुम तो अपनी माँ की तरह बिहेव मत करो। करणवीर की आवाज में दुख था। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम मेरी इकलौती संतान हो, तुम मेरी बैकबोन हो। तभी वो क्लारा के हाथ के कट को देखता है, जो ज्यादा गहरा नहीं था, बस हल्का ही था। उसे समझाकर वो बाहर आ गया। तभी उसका असिस्टेंट वहां आया और बोला, सर, वहां मैंने एएसआर को देखा था। हालांकि उसकी पीठ को ही देख पाया था, मगर मैं पहचान गया था, वो वही था। जैसे ही उसने ये कहा, करणवीर का चेहरा सर्द हो गया। वो अपने हेड बॉडीगार्ड से बोला, मेंशन को सिक्योरिटी डबल कर दो, ध्यान रहे मेरी मर्जी के बिना परिंदा भी अंदर और बाहर आना जाना नहीं चाहिए। ओके बॉस। वो गार्ड वहां से चला गया। चाहे कुछ भी हो जाए डैड, मैं एएसआर तक पहुंच कर रहूंगी। क्लारा प्लान बना रही थी। दूसरी तरफ अहान न्यूयॉर्क के एक लग्जरी होटल में अपनी मीटिंग की तैयारी कर रहा था। उसका फोन बजता है, लेकिन अननोन नंबर देखकर वो इग्नोर कर देता है। तभी उसके रूम के दरवाजे पर नॉक होता है। कम इन, अहान सीरियस आवाज में बोलता है। रूम के अंदर एक वेटर आता है, जो कॉफी का ट्रे लेकर आया है, लेकिन उस वेटर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। अहान को कुछ अलग सा फील होता है, लेकिन वो अपने काम में बिजी रहता है। जब वेटर कॉफी टेबल पर रखकर जाने लगता है, तभी उसकी जैकेट से एक छोटा कैमरा गिर जाता है। अहान तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसकी ठंडी नजरें उस कैमरे पर थीं। वही रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे पीछे किया तो याहू गोली मार दूंगा। अहान मास्टर चेयर पे बैठा सर्द आवाज में बोला। वेटर तुरंत दरवाजा खोल के भागता है, लेकिन अहान बिल्कुल रिलैक्स था। ऋषण उसे पकड़ने के लिए पीछा करता है। मीटिंग रूम में जितने भी मेंबर्स थे सब चौकन्ने हो गए थे। वही रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे पीछे किया तो याहू गोली मार दूंगा। अहान मास्टर चेयर पे बैठा सर्द आवाज में बोला। वेटर तुरंत दरवाजा खोल के भागता है, लेकिन अहान बिल्कुल रिलैक्स था। ऋषण उसे पकड़ने के लिए पीछा करता है। मीटिंग रूम में जितने भी मेंबर्स थे सब चौकन्ने हो गए थे। कौन था ये और कैमरा क्यों लेकर आया था? किसी ने कहा। दूसरा सीरियस होकर अहान से बोला, मिस्टर अहान, मुझे लगता है शायद ये हमारे किसी राइवल का काम है जो इस प्रोजेक्ट पे अपनी नजरें रखता है। आई थिंक हमें कोई लोकेशन चूज करनी चाहिए। लेकिन अहान अब भी रिलैक्स ही था। वहीं दूसरी तरफ कॉरिडोर में एक चेस शुरू हो जाता है। ऋषभ उसे एक कोने में पकड़ लेता है और उसके कॉलर को पकड़कर जोर से खींचता है और वापस रूम में ले आता है। बॉस मिल गया, वो उसे जमीन पर गिरते हुए बोला। तुम कौन हो और किसने भेजा है तुमको यहाँ? अहान ठंडी आवाज में बोला।
वेटर को अहान इस वक्त डेविल किंग की तरह लग रहा था। वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता। ये ऐसे नहीं बोलेगा, एक बिजनेसमैन गुस्से से गन उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोला। वो वेटर अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम जस्ट ए पॉन। ऋषभ ने कहा, किसने प्यादे हो तुम वही पूछ रहे हैं? वेटर गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं सब बता दूंगा, बस इन सबसे कहिए थोड़ी देर के लिए यहां से बाहर चले जाएं। लेकिन हम एक साथ उस ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, क्या पता एएसआर हमारे साथ धोखा कर दे। इससे आगे वो आदमी कुछ बोलता, अहान की सर्द नजरों ने उसकी आवाज को निगल लिया था। सो सॉरी, वो आदमी बोला। नाउ आउट, अहान ने अपनी बॉसी आवाज में कहा। वो सब लोग मीटिंग रूम के बाहर चले गए। अब बस वहां ऋषभ, वेटर और अहान ही बचे हुए थे। हाँ तो अब भौंकना शुरू करो, अहान ऑर्गेंट वॉइस में बोला। वेटर ने कहा, नहीं, आपके डैड रणविजय का पौन था, उनको आपके न्यूयॉर्क होने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो ये देखना चाहते थे आप सच में प्रोजेक्ट के लिए ही यहाँ आए हैं या फिर किसी की ढूंढने। वेटर ने अपनी बात पूरी की, लेकिन अहान की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। ऋषभ ने एक जोर का थप्पड़ वेटर के चेहरे पर लगाया। साफ साफ बोल, वरना यही खत्म कर दूंगा, ऋषभ गुस्से से बोला। वेटर अपना गाल पकड़ते हुए बोला, बस यही है और कुछ भी नहीं। अहान 1 मिनट के लिए चुप रहा। उसकी आंखें वेटर के ऊपर थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो और ज्यादा डरावनी लग रही थी। रणविजय, अहान ने सर्द लेकिन तेज आवाज में बोला, तो अब वो मेरे मूव्स पे नजर रख रहे हैं। हम इंटरेस्टिंग। वेटर अब भी डर के मारे कांप रहा था। ऋषभ ने उसके कॉलर को जोर से खींचते हुए कहा, साफ साफ बोल और कुछ छुपाने की कोशिश मत कर, अगर झूठ बोला तो अभी यही मार देंगे। वेटर ने अपने होठ सूखते हुए बोला, सर, मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता, सिर्फ इतना मालूम है कि उन्होंने मुझे यहाँ आपकी मीटिंग रिकॉर्ड करने भेजा था। मैं कैमरा यहाँ छुपाने वाला था मगर पकड़ गया। उन्हें शक है कि आप किसी बड़े काम में लगे हुए हैं, जो उनके लिए खतरा हो सकता है। अहान एक कदम आगे बढ़ा और वेटर के बिल्कुल पास आकर बोला, और उसका अगला प्लान क्या है, या फिर सिर्फ मुझे चेक कर रहे हैं? वेटर ने जल्दी से बोला, सर, मुझे सिर्फ ऑर्डर्स मिले थे। मुझे बस ये पता है कि आप एफबीआई के साथ भी कांटेक्ट रखते हैं और उन्हें डर है कहीं आप फिर से डॉक्यूमेंट्स उनके हवाले कर उन्हें जेल न पहुंचा दें। ओह, मिस्टर राठौड़ को डर भी है, अहान ईविल स्माइक करते हुए बोला। तभी अहान का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। ऋषभ एक कदम पीछे हटा और बोला, बॉस, अगर ये सच है तो हमें अभी के अभी अपनी पूरी टीम को अलर्ट करना होगा। ये सिर्फ एक ग्रुप प्रोजेक्ट का इश्यू नहीं लगता, ये कुछ बड़ा है। अहान ने अपनी बॉसी आवाज में कहा, अलर्ट तब होता है जब डर हो, ऋषभ, और मुझे किसी से डर नहीं लगता। उसने एक ग्लांस वेटर की तरफ डाला और बोला, ऋषभ, इसे मेरे प्राइवेट इंटरोगेशन रूम में ले जाओ। मुझे लगता है ये अभी तक सब कुछ नहीं बोल रहा। वेटर चीला, सर, मुझे बस यही बोला गया था। अगर मैंने कुछ और बताया तो मेरा भी एंड हो जाएगा। अहान ने बिना पलके झपकाए उसे देखा और कहा, अगर तू अभी नहीं बोलेगा तो तेरा एंड यहीं होगा। वेटर बोला, बस इतना ही पता है कि वो आज रात यहां से कहीं जाने वाले हैं अपनी सीक्रेट जगह पर। कहाँ है उसकी सीक्रेट जगह? अहान ने सीरियस होकर कहा। वेटर बोला, आई डोंट नो, आपको ही ये पता लगाना होगा, मुझे बस इतना ही पता था। ऋषभ ने एक छोटी सी हंसी दी, बॉस, इसका क्या करना है? जिंदा छोड़ना भी जरूरी है क्या? अहान ने एक पल सोचा और फिर बोला, जिंदा छोड़ेंगे, लेकिन सबक सिखाना जरूरी है। कैमरे के फुटेज डिलीट कर दो और इसको ऐसी जगह भेजो जहां से वापस कभी ना आए। ऋषभ तुरंत वेटर के हाथ से रिकॉर्डर ले लेता है और अपने फोन पर कुछ टाइप करता है। 2 मिनट में फुटेज डिलीट हो जाती है। वो उसके कैमरे को भी ब्रेक कर देता है। ऋषभ ने एक सिग्नल दिया और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स वेटर को पकड़ कर ले गए। मीटिंग रूम अब एकदम खामोश था। बॉस, लगता है इस बार रणविजय ने कुछ ज्यादा ही दूर की सोची है। आगे का एक्शन क्या है, बॉस? ऋषभ ने सीरियस टोन में पूछा। अहान ईविल स्माइल करते हुए बोला, काजी, ये वो तो नहीं जिसे मैं सालों से ढूंढ रहा हूं? जैसे ही अहान ने ये कहा, ऋषभ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, वो शॉक्ड था। हाँ सर, तभी रणविजय बार बार न्यूयॉर्क मीटिंग के बहाने आते रहते हैं, ऋषभ ने कहा। रणविजय का ऑफिस। देर शाम रणविजय अपने लग्जरी ऑफिस में बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्से की एक गहरी लहर थी। टेबल के सामने एक बड़ी स्क्रीन थी,
जिसमें वेटर का पकड़ा जाना और अहान की इंटरोगेशन का सीन चल रहा था। स्क्रीन पर वेटर का चिल्लाना सुनाई दिया, सिर, मुझे बस यही बोला गया था। अगर मैंने कुछ और बताया तो मेरा भी एंड हो जाएगा। रणविजय ने अपना विस्की का ग्लास टेबल पर रखा और अपनी मोटी आवाज में बोला, ये नालायक एक काम भी ढंग से नहीं कर सका। मुझे पहले ही पता था कि इसे भेजना गलती होगी। उसका असिस्टेंट जो पास खड़ा था, डर के मारे अपने हाथ कान के पीछे कर रहा था। सिर, मुझे लगता है अहान उनसे कुछ निकलवाएगा। अब अगले स्टेप के लिए हमें। रणविजय ने उसे घूरते हुए इंटरप्ट किया, मुझे मत सिखा। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं था कि अहान कौन सी चाल चलेगा? उस लड़के का दिमाग और खून मुझसे और मेरे वारिसात में मिला है, और मुझे हर मूव का अंदाजा पहले से है। स्क्रीन पर अहान का सीरियस चेहरा दिखा जब उसने वेटर से कहा था, जिंदा छोड़ेंगे, लेकिन सबक सिखाना जरूरी है। रणविजय ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और एक सरद हंसी के साथ बोला, देखा, ये लड़का समझता है कि मुझे रोक लेगा। असिस्टेंट बोला, सिर, लेकिन वेटर तो सब कुछ उन्हें बता चुका है। अगर उन्हें आपकी सीक्रेट जगह के बारे में पता चल गया तो? रणविजय ने अपनी विस्की का सिप लेते हुए बोला, सीक्रेट जगह? हाँ, उसका दिमाग जितना तेज है उतना ही इस गेम में उलझेगा। जो जगह वेटर ने बताई है वो तो बस एक ट्रैप है। असिस्टेंट ने हैरान होकर कहा, ट्रैप? रणविजय ने स्क्रीन ऑफ करते हुए बोला, हाँ, ट्रैप। मुझे पता था कि अहान अपनी पूरी टीम को अलर्ट करेगा। उस जगह पर उसके लिए एक वेलकम सरप्राइज है। असिस्टेंट समझने की कोशिश कर रहा था, सिर, अगर ट्रैप फेल हो गया तो? रणविजय का चेहरा एकदम सीरियस हो गया, फेल होने का सवाल ही नहीं। अहान को लगता है कि वो मुझे रोक सकता है, पर अब वक्त आ गया है उसे समझने का कि ये गेम मेरे रूल्स पे खेला जाएगा। अब तुम्हें जो कहा है वो करो। मुझे चाहिए कि हर एजेंट, हर नेटवर्क इस वक्त ऑन हो। कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। उसने आगे कहा, और हाँ, जितना जल्दी हो सके उसे उस सीक्रेट जगह से निकाल कहीं और शिफ्ट कर देना। मैं नहीं चाहता वो उसके हाथ लगे। असिस्टेंट ने तुरंत अपने फोन में इंस्ट्रक्शंस भेजनी शुरू कर दी। कॉरिडोर, सीक्रेट रूम सेटअप। रणविजय के आदमी एक हिडन लोकेशन में अपने उपकरण सेटअप कर रहे थे। एक शैडोई फिगर, जो रणविजय का ट्रस्टेड ऑपरेटिव था, उसने एक डिवाइस को चेक किया। ऑपरेटिव बोला, सिर, ट्रैप रेडी है। अगर अहान और उसकी टीम इस जगह पर आए तो उनका एंड यहीं लिखा जाएगा। रणविजय के असिस्टेंट ने कॉल लगाते हुए बोला, रणविजय सर, ट्रैप एकदम रेडी है। उन्हें सिर्फ उस जगह तक पहुंचने का इंतजार है। रणविजय के चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कान थी। अहान, अब देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारे हर कदम को मैंने पहले ही प्लान कर लिया है। स्क्रीन एक और बार ऑन होती है, जिसमें अहान का लास्ट सीन दिख रहा होता है, जो ऋषभ से कुछ डिस्कस कर रहा था। रणविजय ने अपनी विस्की का ग्लास उठाया, चीज तो द बिगिनिंग ऑफ द एंड, अहान। भारत में अश्विनी आज फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मार्केट गई थी, जैसे हमेशा करती थी। उसका दिन काफी नॉर्मल चल रहा था, मार्केट में शॉपिंग करते हुए, लेकिन कुछ अजीब हो गया था। ये अहान के गार्ड्स भी न नॉर्मल कामों के लिए भी मेरे पीछे चलने लगते हैं, अश्विनी मन में बोली। वक्त के साथ सब कुछ थोड़ा और खुशमिजाज लग रहा था, जब तक वो पुरानी सड़क पर नहीं पहुंची। ये लड़के, अश्विनी सामने देखते हुए बोली। वहां एक बूढ़ी औरत जो सड़क पर भीख मांग रही थी, कुछ जवान लड़कों से परेशान हो रही थी। वो लड़के उससे हंसकर, ताना मारते हुए उसका मजाक उड़ा रहे थे। अश्विनी ने देखा कि वो लड़के उस बूढ़ी औरत को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। उनमें से एक लड़का उससे बोला, अरे दादी, ये किस जमाने की बात कर रही हो? तुम्हारे जैसा तो कोई धंधा नहीं कर सकता। दूसरा लड़का उसकी ताने को और तेज करते हुए बोला, हाँ, ये तो पुरानी जमाने की माल लगती है, तुम्हारे जैसा कौन देखेगा। अश्विनी ने अपने बॉडीगार्ड्स को थोड़ा इरिटेट होते हुए देखा। वो दोनों उसके पास आकर चुपचाप खड़े हो गए थे। अश्विनी ने अपनी बात कही, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा भी दिख रहा था। तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम तो क्या सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करना है? तुम दोनों ये सब देखो, अब चल के उन लड़कों को संभालो। एक गार्ड ने बोला, मैम, आपको जो चाहिए था वो सारी शॉपिंग हो गई थी, आप ज्यादा रिस्क मत लो। अश्विनी ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे पता है कि तुम दोनों का काम क्या है, लेकिन अगर तुम दोनों मुझसे ज्यादा सोचकर काम करते रहे तो ये सब कुछ हमारे सामने चलता रहेगा। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को जरा और इरिटेशन के साथ देखा और उन्हें अपने आगे बुला लिया। फिर अश्विनी ने अपनी नजर बूढ़ी औरत पर डाली, जो अब भी वो लड़कों से परेशान थी।
अश्विनी ने उनसे बात करते हुए थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्या तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, उस बेचारी की ताना करते हुए कुछ अच्छा नहीं कर रहे। जब लड़के अपनी बात करते हुए थोड़ा और ज्यादा ताना मार रहे थे, तभी अश्विनी ने कदम बढ़ाए और उन्हें अपने आप से रोका। ये क्या चल रहा है? अश्विनी ने गुस्से में उनसे बोला। लड़के थोड़े घबराए, लेकिन एक लड़का जवाब देने लगा, अरे ये तो बस मजाक कर रहे हैं, आप क्यों इंटरफेयर कर रही हो? ये बूढ़ी पागल है। वो डरे अश्विनी को देख नहीं रहे थे, वो उसके गार्ड्स को देख डर रहे थे। अश्विनी ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा और बोला, तुम दोनों उनको संभालो, ये सब कुछ और बढ़ गया तो तुमसे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली है? फिर वो बूढ़ी औरत जो सड़क पे बैठी थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो घूर घूर कर अश्विनी को देख रही थी। अश्विनी ने उससे पूछा, अम्मा आप ठीक तो हो? वो बूढ़ी औरत आंखों में आंसू लेकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया मेरी बच्ची। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, अश्विनी ने मुस्कुरा कर कहा। वो औरत बोली, तुम्हारी आंखें पहले से भी काफी नीली और सुंदर हो गई हैं। जैसे ही उसने ये कहा अश्विनी चौंक गई। क्या आप मुझे जानती हैं? अश्विनी ने कहा। तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम अश्विनी हो, मैं जानती हूँ। अश्विनी ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके बोला, आपको कैसे पता? मैं आपसे कभी मिली? तभी एक गोली उनकी तरफ आई और वो बूढ़ी औरत को लग गई। अश्विनी अपने हाथ पर खून देख शॉक थी। गोली लगते ही बूढ़ी औरत का चेहरा पेन से भर गया और वो जमीन पर गिर गई। अश्विनी का दिल घबराया, उसने अपनी बॉडीगार्ड को चिल्लाते हुए बोला, छुप जाओ, सबको शेल्टर दो। बॉडीगार्ड ने तुरंत अपनी पोजीशन ली और अश्विनी को प्रोटेक्ट करने लगे। अश्विनी ने देखा वो मास्क पहने शूटर कार में बैठकर वहां से भाग गया था। अश्विनी बोली, क्विक, एम्बुलेंस को कॉल करो। अश्विनी की आंखों में गुस्सा और हैरानी थी। बूढ़ी औरत को अपनी उंगली पर देखते हुए अश्विनी का चेहरा बिल्कुल सीरियस हो गया था। लोग उन्हें घेर कर खड़े थे। ये पागल लगता है अब नहीं बचेगी, बेचारी। अश्विनी गुस्से से बोली, शट अप, तुम किसी की मौत का कैसे तमाशा क्रिएट कर सकते हो? शर्म नहीं है तुम लोगों में? मगर ये पागल, चुप, एक और भी शब्द मत बोलना। पागल तुम जैसे लोग करते हो और फिर इल्जाम उन पर लगा देते हो। अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। वो लोग चुप हो गए, भीड़ वहां से हटने लगी। न्यूयॉर्क। ऋषु कॉल पर सीरियस होकर किसी से बात कर रहा था। तुमने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, बोलते हुए ऋषु ने कॉल कट कर दिया। मीटिंग खत्म हो चुकी थी और मीटिंग खत्म होने के बाद ऋषु आहान से बोला, सर, अभी हमें अपने स्पाई से जानकारी मिली है, उन्होंने रणविजय को किसी हिडन लोकेशन पर जाते हुए देखा था। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गो। आहान ईविल स्मिक के साथ बोला। वहीं इंडिया में कोई शख्स अंधेरे में खड़ा था और कॉल पर किसी से बात कर रहा था। सर, उस बुढ़िया का काम तमाम हो गया है। उस आदमी ने जैसे ही यह कहा, उस शख्स की आंखें लाल हो गईं। जान से मार दिया ना? उस शख्स ने कहा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।